पिछले 3 वीडियो में हम लोग जीव जनन कैसे करता है इस विषय में पढ़े थे। 2 वीडियो में लगातार अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे कि अलैंगिक जनन होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या भाग है, किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। और पिछले वीडियो में हम लोग के लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे और लैंगिक जनन में बताए थे कि लैंगिक जनन में मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे कि लैंगिक जनन से क्या लाभ है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पुष्पी पादप यानी पादप में जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसमें जो वो तो लैंगिक भाग होता है, हम लोग जानते हैं पौधे का जो लैंगिक भाग होता है वो क्या होता है, पुष्प होता है। और बाकी जो भाग होता है वो कायिक भाग होता है, जैसे तना हुआ, जड़ हुआ और क्या होता है पत्ती हुआ, ये सब तन क्या है, कायिक भाग है। और जो लैंगिक भाग है ना, वो लैंगिक भाग किसे कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है। तो आप पुष्प के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, क्योंकि इसी में लैंगिक जनन होता है या किस प्रकार होता है, क्या क्या उपस्थित होता है। तो इस विषय पर आज हम लोग जानते हैं। मैं हूं एमएस सर और आप देख रहे हैं एमएस सर स्टडी सेंटर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पुष्प का भाग को जानना होगा। अगर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग जानेंगे तो पुष्प का क्या, सबसे पहले हम लोगों को भाग जानना होगा कि जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो कितने भागों में बांटा हुआ है। जब तक हम लोग उसके पुष्प के बारे में नहीं जानेंगे तो लैंगिक जनन के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे पुष्पी पौधा में। तो आइए पहले हम लोग पुष्प के भागों के जानते हैं। तो देखिए पुष्प के भाग जो है इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक हुआ बाह्य दल, और इसके बाद दल यानी पंखुड़ी, इसके बाद पुंकेसर और लास्ट होता है स्त्री केसर। तो ये क्या है, देखो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। और क्या, तो देखिए ये पुष्प है, तो पुष्प के सबसे बाहर है ये हुआ वृंत। ये जो पुष्प लगा हुआ है ये हुआ कोई वृंत है जो लगा हुआ है। और वृंत जो जहां पुष्प बैठा हुआ है इसे कहता है पुष्पासन। क्या कहा जाता है, पुष्पासन। तो वृंत और पुष्पासन से हमें कोई लेना देना नहीं है क्लास 10th में। अब हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं बाह्य दल में। बाह्य दल क्या है, बाह्य दल होता है पुष्प का सबसे बाहरी परत, इसे कहा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि पुष्प के सबसे बाहरी परत क्या है तो हम क्या कहेंगे, बाह्य दल। अब बाह्य दल ये है, ये हरा हरा होता है, अक्सर देखिएगा ये हरा हरा होता है। आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए ये जो है पुष्प है, इसके देखिए बाहर ये जो हरा हरा भाग है एकदम पुष्प के बाहर वाला परत, ये हो गया बाह्य दल। अब बाह्य दल के बाद ये आता है दल, इसे क्या कहता है, दल। अक्सर पंखुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा ये अक्सर रंगीन होता है, कोई कोई सफ़ेद भी होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दिन में खिलने वाला जो पुष्प होता है उससे देखा जाता है कि रंगीन होता है, यानी सफ़ेद नहीं होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला पीला कुछ भी होता है। लेकिन रात में खिलने वाला जो पुष्प होता है वो क्या होता है, वो अक्सर सफ़ेद होता है, ऐसा जनरली होता है। हम लोग इस बाह्य दल को समझ लिए और इसके बाद ये रंगीन भाग को क्या कहते हैं, पंखुड़ी। तो ये क्या हुआ, ये पंखुड़ी है। ये क्या है, ये पंखुड़ी है। और ये उसके जो बाहर था वो क्या था, बाह्य दल। और ये हुआ आपका पंखुड़ी। हम लोग समझ गए पंखुड़ी को। अब ये इसका जो जनन अंग है ये बाह्य दल और पंखुड़ी को छोड़कर अब आ जाता है जनन अंग में। तो ये हुआ जनन अंग, इस भाग को कहा जाता है जनन अंग। इसे क्या कहते हैं, ये जो देख रहे हैं इसे चला गया ऐसे 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 काला काला हम लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक जो कलर से देख रहे हैं इसे कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है, पुंकेसर। और ये भाग जो है, ये भाग जो आप लोग देख रहे हैं ये भाग को क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। अब पुंकेसर को अगर हम लोग जानते हैं तो पुंकेसर में जो ये लगा हुआ भाग है, ये जो डंटी है, तो इसे कहा जाता है तंतु। और तंतु के अगले भाग ये जो फूला हुआ भाग है इसे कहा जाता है परागकोश। और ये परागकोश और तंतु दोनों मिलकर क्या हुआ, पुंकेसर बना। ठीक उसी प्रकार ये 2 भागों में बांटा है पुंकेसर। यहाँ स्त्री केसर 3 भागों में बांटा है, एक हुआ वर्तिकाग्र और एक हुआ वर्तिका और एक हुआ अंडाशय। तो देखिए इस भाग को, ये जो ब्लैक कलर से ये है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये स्त्री केसर है। और तो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, आग्र मतलब बहुत ही मतलब शीर्ष भाग वाला को क्या कहेंगे, हम लोग अग्र कहेंगे। तो वर्तिका से ये हुआ वर्तिकाग्र और ये हो गया वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र हुआ और ये हो गया क्या, वर्तिका। तो वर्तिकाग्र
वर्तिका और लास्ट जो है ये स्त्री केसर का ये हो गया अंडाशय। तो इस प्रकार वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय लेकर क्या है स्त्री केसर है। तो हम लोग पुष्प के 4 भाग को जान गए हैं कि पहले जो हरा भाग है ये बाह्य दल, बाह्य मतलब बाहर वाला भाग है। इसके बाद है पंखुड़ी जिसे दल भी कहा जाता है। इसके बाद इस भाग जो है इस भाग को हम लोग अगर पंखुड़ी को हटा देते हैं तो ये जो भाग मिलता है, ये पंखुड़ी को हटाने के बाद जो ये भाग मिला हमें, तो ये जो है ये अंडाशय है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये अंडाशय है। और ये क्या है, ये अंडाशय से यहाँ तक पहुँच गया। क्या पहुँच गया, ये जो भाग है ये पहुँच गया। क्या है ये स्त्री केसर। और स्त्री केसर के यहाँ ये है वर्तिकाग्र और ये हुआ वर्तिका। समझ गए, एकदम क्लियर है। ये इसमें ये पुंकेसर, स्त्री केसर है और ये सब क्या है पुंकेसर। तो ये पुंकेसर क्या है, अगर एक पुंकेसर को हम लोग अगर खींचते हैं इस प्रकार तो एक बहुत छोटा आप लोगों को दिखेगा, पता नहीं। तो पुंकेसर का ठीक ऊपर वाला भाग जो है ये परागकोश है और ये है वह तंतु। ये परागकश और तंतु मिलकर क्या हो गया आपका ये पुंकेसर। तो इस प्रकार हम लोग पुष्प के 4 भाग, बाह्य दल, पंखुड़ी यानी दल, इसके बाद पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में जान गए। क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब मादा जनन अंग जिसे जायंग कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में आता है, इस बार टर्मिनल एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है सब पॉइंट। तो मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, जायंग कहा जाता है और जिसे हम लोग स्त्री केसर कह रहे हैं। अब स्त्री केसर का 3 भाग हम लोग अभी बताएं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जो इस पुष्प में स्पष्ट रूप से लिखा गया है वही यहाँ लिखे हैं। अब आते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग को पुंमंग कहा जाता है। जिस प्रकार मादा जननांग को जायंग कहा जाता है, नर जननांग को क्या कहा जाता है, पुंमंग कहा जाता है। और ये जो पुंमंग है यानी पुंकेसर है, ये 2 भागों में बांटा है, परागकोश और तंतु। ऊपर वाला परागकोश और नीचे जो परागकोश लगा हुआ है उसे क्या कहा जाता है, तंतु। तो इस प्रकार हम लोग ये जो 4 भाग है पुष्प के बारे में जान गए। और लैंगिक जो जनन में भाग लेता है ये लेता है पुंकेसर और स्त्री केसर। एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा कि अंडाशय जो है इस अंडाशय में निषेचन होता है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट कहा गया है। अनुदैर्घ्य काट मतलब एक पुष्प जो है उसको एकदम सीधा मिडिल से अगर काटते हैं, छांटते हैं तो इस प्रकार जो निकलता है, तो इस प्रकार जो निकलता है तो ये भाग, इस भाग को दर्शाया गया है, इसलिए कहा गया पुष्प की अनुदैर्घ्य काट। और पुष्प के अगर मादा जननांग कहा जाए, मादा जननांग, तो उसे जायंग कहा जाता है या स्त्री केसर। स्त्री केसर भी आप लिख सकते हैं अगर पॉइंट में, लेकिन जायंग इसलिए इसमें फोकस किए हैं, जायंग को लड़का भूल जाता है कि इसे स्त्री केसर जो है वही जायंग है। इसके बाद पुष्प के अगर नर भाग की बात किया जाए, नर जननांग का, उसे क्या कहा जाता है, पुंमंग। तो पुंमंग या जायंग जिसे पुंकेसर और स्त्री केसर कहा जाता है। पू याद रखिएगा, पू से पुंमंग यानी पुंकेसर, बाकी जो है वो स्त्री केसर है। इसके बाद अब हम लोग अब पढ़ेंगे एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प क्या है कि अगर किसी पुष्प में ये जो पुंकेसर और स्त्री केसर जो है यानी पुंमंग और जो जायंग है, अगर दोनों उपस्थित रहता है तो उस प्रकार के पुष्प को हम लोग कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। और अगर सिर्फ पुंकेसर रहता है, स्त्री केसर नहीं, अथवा स्त्री केसर रहता है, पुंकेसर नहीं, तो उस प्रकार का जो पुष्प होगा तो उसे कहेंगे एकलिंगी पुष्प। तो यही हम लोग एकदम क्लियर करके लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि एकलिंगी पुष्प जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों में कोई एक उपस्थित होता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता या तरबूज, ये पॉइंट याद रखिएगा। उदाहरण, पपीता या तरबूज जो है ये एकलिंगी पुष्प है, क्योंकि इस प्रकार के पुष्प में जो है उसमें पुंकेसर रहेगा तो स्त्री केसर नहीं, स्त्री केसर रहेगा तो पुंकेसर नहीं। तो इस प्रकार जो होता है एक पुष्प में कोई एक जनन अंग रहेगा। अब आते हैं तो इसमें पर परागण होता है। तो इसमें पर परागण होता है कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इसमें एक पुष्प है उसमें सिर्फ स्त्री केसर है, तो उसको परागण होने के लिए, निषेचन होने के लिए क्या चाहिए, पुंकेसर चाहिए। स्त्री केसर है तो पुंकेसर चाहिए और पुंकेसर है तो स्त्री केसर चाहिए। तो कहाँ मिलेगा, एक ही पुष्प में तो नहीं है, तो दूसरे पुष्प से मिलेगा। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प से जाकर तो मिल नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कोई कीट पतंग जो है
तितली जो है, मधुमक्खी है, कोई पक्षी है, वो क्या करता है, उसके कोई अंग से वो पुंकेसर का कोई भाग जो है, परागकोश जो है, वो स्त्री केसर में चला जाता है। तो इसमें पर के द्वारा अलग कोई तीसरे के द्वारा इसमें परागन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पर परागन कहा जाता है। और जैसे इस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है, तो इसमें कोई अलग कोई दूसरा कोई आवश्यकता नहीं है परागन के लिए। इसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों है, वो खुद अपना पुष्प जो है वो फल में बदल सकता है, मतलब परागन कर सकता है। तो इस प्रकार का परागन जो होगा इसे कहेंगे स्वपरागन। स्व मतलब खुद, अपना, पर मतलब दूसरा, तो दूसरे के फूल पुष्प की आवश्यकता इनका नहीं है, जो द्विलिंगी है। तो यहाँ ये क्लियर लिखा है, इसमें पर परागन होगा किसमें, अगर पुष्प अगर एक लिंगी होता है तो। क्या है द्विलिंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों जननांग उपस्थित होता है तो उसे ये द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब किसी पुष्प में अगर दोनों पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित रहता है तो इसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि इसमें स्वपरागन होता है, स्वपरागन तो होगा ही क्योंकि उसका दूसरे पुष्प की आवश्यकता है ही नहीं परागन के लिए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग फूल के चारों भाग स्वपरागन, परपरागन, एक लिंगी, द्विलिंगी और जायंग पुमांग के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किए। उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।